समझते बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम समझने वाले हैं जो ये चारों के चारों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो हम पहले एक एक की शुरुआत करेंगे। पहला पॉइंट आपका काफ़ी छोटा है, परागकोश का स्फुटन। संरचना समझ लीजिएगा सबसे पहले परागकोश की, इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। हम जानते हैं परागकोश एक द्विपालित संरचना होती है। परागकोश क्या होती है? एक द्विपालित संरचना होती है। ये हो गया आपका परागकोश का चित्र। देखिए तो परागकोश, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, यानी कि यूं कहे जब परागकोश परिपक्व होकर क्या होता है, फट जाता है, उसकी बाहर की जो त्वचा, हम जानते हैं परागकोश में 3 परतें पाई जाती हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में समझा हुआ था, जिसमें पहली परत को हम अंतस्त्वचा, उसके बाद की 2 परतें जो होती हैं वो अंतस्थिसियम, और सबसे बाहर की जो परत होती है वो क्या कह जाती है, टेपिटम के नाम से जानी जाती है। तो वही हमें समझना है कि जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होने के बाद परागकोश का फट जाना ही परागकोश का क्या कहलाता है, स्फुटन कहलाता है। परागकोश ना केवल ऊर्ध्वाधर बल्कि क्षैतिज भी फट सकता है। इसका मतलब है चाहे तो परागकोश ऐसे, मतलब इधर से यहां से फट जाए, इधर से परागकण निकल सकते हैं, या फिर ऐसे इधर से फट जाए परागकोश, तब भी क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट याद रखना कि परागकोश तभी निकलेंगे जब परागकोश का क्या होगा, स्फुटन, और परागकोश का स्फुटन तभी होगा जब परागकोश परिपक्व हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अगला टॉपिक जो कि आज का मेन टॉपिक है, जिसमें हमें इसी के बारे में सारा पॉइंट इसी का है। परागकण के बारे में हम जानते हैं, कैसे निर्माण होता है परागकण का और क्या होता है परागकण, हम वही समझेंगे। तो हम जानते हैं कि परागकण नर युग्मकोद्भिद होता है। इस बात पे काफी ज्यादा चर्चा हो चुकी है, यानी कि जो परागकण होता है वो नर युग्मक नहीं होता, बल्कि वो नर युग्मक को उत्पन्न करने वाला होता है। समझते हैं कैसे बनता है परागकण, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे संरचना लघु बीजाणुधानी की। ये हो गया हमारा परागकोश, ये परागकोश कंप्लीट हो गया। हम जानते हैं कि एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। अब इनके अंदर पाया जाता है बीजाणु जन ऊतक, बीजाणु जन ऊतक। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। परागकोश हो गया, हम जानते हैं कि परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। तो ये होता है भाई, इसके अंदर हर बीजाणुधानी के अंदर पाया जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका इसे कहे, या फिर बीजाणु जन ऊतक के नाम से हम इसे जानेंगे। आगे अब ये क्या होता है, देखिए लघु बीजाणुधानी, इसे हम लघु बीजाणुधानी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर पाया जाता है बीजाणु जन ऊतक। यही ऊतक आगे चल के विभाजन करेगा, और किस प्रकार से ये निर्माण करेगा परागकण का वो हम ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि बीजाणु जन ऊतक में होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले बीजाणु जन ऊतक में पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन, जिससे एक कोशिका यहां, अब देखिए इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और कोशिकाएं बनेंगी 2, और बनेंगी कोशिकाएं 2। अब इसमें फिर विभाजन होगा। देखिए ये बीजाणु जन ऊतक है, यानी कि लघु बीजाणुधानी के अंदर पाया जाता है बीजाणु जन ऊतक, जो आगे चल के अर्धसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है, और इन कोशिकाओं में फिर होता है अर्धसूत्री विभाजन। फिर क्या होता है, मतलब लगातार विभाजन के फलस्वरूप, लगातार विभाजन के फलस्वरूप अब इनमें होगा फिर विभाजन। ये बीजाणु जन ऊतक विभाजित होके बन गया, ठीक है।
ये कोशिका बनाया, आगे चल के फिर इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और 4 कोशिकाएं बनेंगी। कितनी कोशिकाएं? 4। ध्यान में रखिएगा, हमने केवल एक भाग को लिया है। अभी हमने इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को छोड़ा हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब ये 4 कोशिकाएं, आप इसे यूं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसमें फिर आगे 4 विभाजन होगा, 4 कोशिका, फिर विभाजन होगा 4 कोशिका, इसमें विभाजन होगा 4 कोशिका। मतलब हर कोशिका में विभाजन होगा और 4 बनते चले जाएंगी कोशिकाएं। हर विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनेंगी और ये कोशिकाएं जो बनती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? यही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, 4 लघु बीजाणुधानी हो गई, जिसमें से किसी एक का, ये सब में विभाजन होता है। ये हम एक को लेके केवल चल रहे हैं। इसमें भी सेम विभाजन होगा, इसमें भी सेम, यानी कि सभी लघु बीजाणुधानियों में ठीक एक जैसे इसमें विभाजन हो रहा है उसमें भी होगा। यानी कि लघु बीजाणुधानी के अंदर पाया गया बीजाणुजन ऊतक, अब ये बीजाणुजन ऊतक क्या करेगा? अर्धसूत्री विभाजन करके 2 कोशिका बनाएगा, इसमें फिर विभाजन होगा, 4 कोशिकाएं बनेंगे। तो यही जो 4 कोशिकाएं होती हैं बेटा, यही पूछा जाता है कि चतुष्टक या फिर चतुष्क किसे कहते हैं, है ना? चतुष्टक या फिर चतुष्क किसे कहते हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? चतुष्क कहते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि जब ये 4 कोशिकाएं एक साथ रहेंगी तो ही चतुष्क का निर्माण होगा। अगर ये कोशिकाएं एक साथ रहेंगी तो चतुष्क का निर्माण होगा। आगे चल के जब ये कोशिकाएं अलग अलग हो जाएंगी, जब ये कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? अलग, मतलब ये कोशिका अलग हो जाएगी, ये भी अलग, ये भी अलग। जब ये सभी कोशिकाएं अलग हो जाएंगी तो एक कोशिका एक परागकण का क्या करेगी? निर्माण करेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब एक कोशिका, ये अभी हमने एक भाग को देखा, इसमें भी 4 कोशिकाएं बनेंगी, इसमें भी 4 कोशिकाएं बनेंगी। तो 4 पर से फिर वो अगर इकट्ठा होती हैं, एक साथ होती हैं, तो वो निर्माण करती हैं किसका? चतुष्टक का। भाई फिर से देखिए, क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। बीजाणुजन ऊतक विभाजन हुआ, कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन हुआ, कोशिका बन गई। इसके बाद इसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बन गई, फिर विभाजन हुआ, 4 कोशिकाएं बनी, इसमें फिर विभाजन होगा, 4 कोशिकाएं बनेंगी। तो ये जब 4 कोशिकाएं एक साथ होंगी तो उसे किसका निर्माण करेंगे? चतुष्क, या फिर इसे दूसरी भाषा में या इसे कहीं चतुष्टय भी लिखता है। 4 कोशिकाओं का जो समूह होता है वही हमारा चतुष्क या चतुष्टय कहलाता है। और यही कोशिकाएं जब एक दूसरे से क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं, तो वो निर्माण किसका करती हैं? परागकण का निर्माण करती हैं। बातें समझ में आ गई? कैसे बनता है परागकण? इसे नोट डाउन करें, हम चित्र के माध्यम से परागकण को समझते हैं। नोट करिए। अब समझते बेटा परागकण के बारे में। क्या होता है परागकण? तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि परागकण क्या होता है भाई? नर युग्मकोद्भिद होता है। क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद का मतलब होता है नर युग्मक को उद्भिद, यानी कि नर युग्मक को उत्पन्न करने वाला होता है हमारा परागकण। समझते हैं चित्र के माध्यम से कैसा होता है परागकण, है ना? तो देखिए, एक परागकण के अंदर कौन कौन सी संरचना पाई जाती है, उस संरचना का क्या क्या काम होता है, फटाफट उसे समझते हैं। तो देखिए, परागकण के बाहर, सबसे बाहर का जो आवरण होता है, इस आवरण को हम कहते हैं बीजाणु परत। क्या कहते हैं? बीजाणु परत कहेंगे। परागकण के सबसे बाहर का जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है बीजाणु परत। और इसके अंदर की जो परत होती है, इसके अंदर की जो परत होती है, आप कहेंगे परागकण क्या होता है? परागकण के बाहर या परागकण द्विपरतीय, है ना? इसके बाहर 2 आवरण पाए जाते हैं। पहला आवरण जो होता है उसे कहते हैं बीजाणु परत,
बीजाणु परत किसका बना होता है? तो बीजाणु परत बना होता है स्पोरोलेनिन का। किसका बना होता है? स्पोरोलेनिन का। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो क्योंकि यही पूछता है कि स्पोरोलेनिन क्या है। तो आप कहेंगे कि परागकोश के बाहर पाई जाने वाली संरचना या जो बीजाणु परत है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है स्पोरोलेनिन की। और स्पोरोलेनिन आज तक पृथ्वी पर ज्ञात एक ऐसा पदार्थ है जिसे अम्ल भी तोड़ नहीं पाता है। यही कारण है कि परागकण कई साल तक क्या करता है? जीवित रहता है। आगे जब हम परागकण का जीवन काल समझेंगे तो हम पाएंगे कि परागकण के जीवन काल कितने होते हैं। फिलहाल तो उस परागकण के बाहर दो आवरण पाया जाता है। बाहरी आवरण जो बीजाणु परत होता है वो बना हुआ होता है स्पोरोलेनिन का। और स्पोरोलेनिन आज तक पृथ्वी पर ज्ञात एक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल से भी नहीं टूटता है। आगे समझते हैं। तो अंदर की जो परत होती है, अंदर की जो परत होती है ये बनी होती है पेस्ट्रोसेलुलोज का। याद रखेंगे नाम, कहीं कहीं सेलुलोस ही मिलता है, लेकिन अगर पूछेगा किस सेलुलोस का तो आप कहेंगे पेस्ट्रोसेलुलोस। और पेक्टिन नामक पदार्थ का बना होता है आंतरिक आवरण परागकण का। एक परिपक्व परागकण की अगर हम बात करें, एक परिपक्व परागकण की अगर हम बात करें तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका बड़ी होती है और एक कोशिका छोटी होती है। जो बड़ी कोशिका होती है इसे हम कायिक कोशिका के नाम से जानते हैं, जो कि क्या करती है? पोषण देने का काम करती है। कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है। कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है, लेकिन जो दूसरी कोशिका होती है जिसे हम जनन या फिर जननिक कोशिका के नाम से जानते हैं, इसी जननिक कोशिका को पोषण देने का काम करती है कायिक कोशिका। अब आगे बढ़ेंगे तो होता क्या है कि यही आगे चल के आगे चित्र समझते जाइएगा। यही परागकण आगे संरचना चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। तो कायिक कोशिका तो सेम होती है, लेकिन जो जननिक कोशिका होती है इसमें विभाजन होता रहता है, इसमें विभाजन होता रहता है, विभाजन इसमें होता रहता है। समझ रहे? और अंततः एट लास्ट में बन के हमें मिलता है परागकण, जिसके अंदर दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये बड़ी वाली कोशिका, इसके नीचे ये जो विभाजन हो जाता है यहाँ पाई जाती है हमारी जननिक कोशिका। यहाँ पे होगी जननिक कोशिका, नहीं दिख रहा होगा लेकिन नाम आप समझ जाइएगा। यहाँ होगी जननिक कोशिका और ये हमारी ऑलरेडी हो गई क्या? कायिक कोशिका। ये हो गई कायिक कोशिका। हाँ, एक पॉइंट और याद रखिएगा, परागकण के अंदर जो जीव द्रव्य होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है बेटा साइटोप्लाज्म नामक पदार्थ का। किसका बना होता है? साइटोप्लाज्म नामक पदार्थ का। ये हम पहले ही जान चुके हैं। परागकण के बाहर की जो संरचना होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है स्पोरोलेनिन का। अब एक पॉइंट और समझते हैं। तो देखिए, ये मान लेते हैं ये पेस्ट्रोसेलुलोस की संरचना हो गई। इसके बाहर जो आवरण पाया जाता है वो पाया जाता है किसका? स्पोरोलेनिन का। किसका आवरण होता है भाई? वो होता है स्पोरोलेनिन का। और एक पॉइंट यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट उभर के आने वाला है, वो क्या है कि जहाँ पर ये बीच बीच में जो गैप है ये हो गई हमारी कायिक कोशिका और ये हो गया हमारा जननिक केंद्रक। ये हो गई हमारी जननिक कोशिका, ये हो गई जननिक कोशिका और ये हो गई कायिक कोशिका। तो देखिए, जहाँ पर स्पोरोलेनिन का अभाव होता है, जहाँ स्पोरोलेनिन नहीं होता है वहीं पे निर्माण होता है किसका? जनन छिद्र का। एक बार मैं फिर
फिर से आपको ये सारी पॉइंट समझाऊंगा सरसरी निगाह से। फिलहाल आप सारा ध्यान यहीं पे लगाएं कि जहां पे हम जानते हैं परागकण के दो आवरण होते हैं। बाह्य आवरण जो होता है वो स्पोरोलेनिन का बना हुआ होता है और आंतरिक आवरण जो होता है वो पेस्ट्रोसेलुलोज और पेक्टिन नामक पदार्थ का बना हुआ होता है। लेकिन जहां पर स्पोरोलेनिन का अभाव होता है वहां पर निर्माण किसका हो जाता है? जनन छिद्र। आप देख सकते हैं जहां जहां पर स्पोरोलेनिन नहीं है वहीं पे किसका निर्माण हो रहा है? जनन छिद्र का। यही जनन छिद्र जब ये परागकण जब परागकण का परागण होगा, जब ये वर्तिकाग्र पर जाएगा और अंकुरित होगा तो इसी स्थान से, इसी जनन छिद्र से ही निर्माण होता है किसका? पराग नलिका का। इसी जनन छिद्र से निर्माण किसका होता है? पराग नलिका का निर्माण होता है और पराग नलिका ही जाकर बीजांड में प्रवेश करती है, जहां परागकण क्या करता है? दो नर युग्मकोद्भिद को रिलीज करता है, उसे छोड़ता है और एक जाके अंड कोशिका से मिलेगा और एक जाके ध्रुव केंद्रक से मिलेगा। जब हम परागण है ना, हम पराग कण और स्त्रीकेसर की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो वहां आपको ये पॉइंट मिलेगा। फिलहाल के लिए हमें यही समझना है परागकण के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा। परागकण, फटाफट रिवाइजन करवाता हूं। परागकण क्या होता है? परागकण के बाहर दो संरचनाएं पाई जाती हैं। सबसे बाहरी परत को हम बीजाणु परत के नाम से जानते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको निर्माण तो समझ में आया ही होगा, किस प्रकार से निर्माण होता है परागकण का। तो बाहर की जो परत होती है उसे हम बीजाणु परत के नाम से जानते हैं, जो स्पोरोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है। और हम जानते हैं स्पोरोलेनिन एक ऐसा पदार्थ है जिसे आज तक कोई अम्ल भी तोड़ नहीं सका है। इसके बाद का जो आंतरिक आवरण होता है वो बना होता है पेस्ट्रोसेलुलोज और पेक्टिन नामक पदार्थ का। इसके बाद आगे चलेंगे, ये आगे के प्रोसेस हैं। हम जानते हैं कि परागकण के अंदर दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जो बड़ी कोशिका होती है उसे हम कहते हैं कायिक कोशिका, और जो छोटी कोशिका होती है उसे हम क्या कहते हैं? जननिक कोशिका के नाम से जानते हैं। आगे अगर हम इसी कोशिका को समझेंगे, हम जानते हैं कायिक कोशिका एक खाली स्थान होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। और जो पोषक पदार्थ जो किसे देता है? जननिक कोशिका को देती है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और, तो इसके बाद जो हो जाता है, हम जानते हैं है ना कि दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक कायिक कोशिका, दूसरी जननिक कोशिका। इसके बाद जो परागकण होता है इसके अंदर जो जीव द्रव्य होता है, यानी कि जो तरल जीवित पदार्थ होता है, वो किसका बना होता है? वो बना होता है साइटोप्लाज्म का। इसके बाद आगे चलेंगे तो परागकण की संरचना विस्तार से समझिएगा। परागकण के बाहर हम जानते हैं दो प्रकार का आवरण पाया जाता है। बाह्य आवरण को हम बाह्य परत के नाम से जानते हैं, जो किसका बना हुआ होता है? स्पोरोलेनिन का बना हुआ होता है। लेकिन का मतलब क्या है कि जहां पर स्पोरोलेनिन नहीं पाया जाता वहीं पे निर्माण किसका होता है? जनन छिद्र का निर्माण होता है। और जनन छिद्र वह स्थान है जहां पे परागण के बाद, है ना, जब परागण हो जाता है तो परागण के बाद यहीं से पराग नलिका क्या करती है? निकलती है और जाके बीजांड से मिलती है। और नर युग्मक क्या करता है ना, परागकण दो नर युग्मक को छोड़ता है, एक जाके आपका अंड कोशिका से मिलती है और दूसरा जाके दो ध्रुव केंद्रक से मिलता है, जिसके बाद अंड कोशिका और नर युग्मक मिलके बीज का निर्माण करते हैं। और जो दो ध्रुव केंद्रक है वो परिवर्तित हो जाता है किसमें? अंडाशय। जो अंडाशय होता है, दो ध्रुव केंद्रक मिलके फल का निर्माण करते हैं। और अंड कोशिका और नर युग्मक, एक नर युग्मक और अंड कोशिका मिलके बीज का निर्माण करते हैं। और बाद में बाह्य दल पुंज ये सब क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो 60% आवृत्त बीजी होंगे, मतलब पृथ्वी पर जितने भी 60% का मतलब वे पौधे जिनका बीज क्या होता है? ढका हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्त बीजी। तो 60% जो पौधे हैं पृथ्वी पर, उनमें उनके परागकण में दो ही कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनके जो 60%, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझिएगा, इसे नोट डाउन करिएगा कि जो 60% पौधे होंगे उनमें क्या होगा कि उनके परागकण में दो ही प्रकार की कोशिका, यानी कि एक कायिक कोशिका, एक जननिक कोशिका उपलब्ध होगी। लेकिन जो 40% बच रहे हैं उनमें क्या होता है?
सारी संरचनाएं सेम सेम होती है। यही जो जननी केंद्रक होता है आगे चल के विभाजित हो जाता है और तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। समझ रहे हैं ना बात को? यानी कि जो 60% पौधे हैं उनमें जो संरचना पाई जाएगी एक कायिक कोशिका, एक जननी कोशिका पाई जाएगी, लेकिन जो 40% पौधे हैं उनमें पाई जाती हैं 3 कोशिकाएं, क्योंकि आगे चल के जनन कोशिका विभाजित है ना, यही जनन कोशिका विभाजित होकर एक और कोशिका का निर्माण कर देती है। तो पहले से कायिक कोशिका थी और ये जननी कोशिका विभाजित होकर 2 और कोशिकाओं का क्या कर ले रही है, निर्माण कर ले रही है। इसे नोट करिए। हम समझते हैं आगे परागकण के फायदे और नुकसान के बारे में। नोट करें फटाफट।